जय वाल्मीकि, जय भीम साथियों, जय संविधान, जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे कुछ खास डेमोक्रेसी पे, संविधान पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा माहौल देश में आज बना हुआ है, चारों तरफ एक हाहाकार सा माहौल बना हुआ है और देश दो गुटों में बंट गया है। एक गुट वो हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम इस देश के मालिक हैं और हम जो करेंगे, जो कहेंगे, जो करेंगे वही होगा। जो संविधान में विश्वास नहीं रखते। और एक गुट वो है जो संविधान में विश्वास रखता है। संविधान संविधान चिल्ला रहा है। एक बात तो बहुत अच्छी हो गई ये सरकार आने से, मोदी जी और ये तमाम लोगों के, योगी जी, ये जितने भी लोग सरकार में हैं, इन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया देश में कि ये जो इनके पक्ष के लोग हैं कट्टर, इनको छोड़ करके बाकी तमाम लोग जो संविधान को जो नहीं भी मानते थे वो भी आज संविधान संविधान चिल्लाने लगे। मैं तो इनका धन्यवाद अदा करूंगा, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, क्या आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत ही बेहतर कर रहे हो। जो मुस्लिम समाज संविधान को कुछ सालों पहले तक ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं करता था, नहीं समझता था। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेताओं की, वो अब संविधान संविधान चिल्लाने लग गए। संविधान तो याद आने लगा है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, और बहुत सारे लोगों को जिनको पता चल गया कि इस महान संविधान ने हमें जो आज़ादी, न्याय, समता, बंधुता का जो अधिकार दिए थे, उनके बारे में अब महसूस हो रहा है। अब जब लग रहा है उनको कि भैया अब तो हमारी आज़ादी गई, अब न्याय न्यायालयों से नहीं होगा, जजों से, कोर्ट कचहरी से नहीं होगा, अब तो अन्याय ताबड़तोड़ सड़कों पे हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि संविधान ठीक था भाई। वो संविधान में अगर कोई घटना हो जाए, कोई किसी खिलाफ केस दर्ज हो जाए या कोई गुनहगार हो, तो कोर्ट एक मौका दे करके, मौका उसको दे के उसकी बात कहने का, भाई तूने गुनाह क्यों किया। या किसी के खिलाफ फर्जी केस बनते थे तो उसको फर्जी केसेस को देख करके कोर्ट उनको बचाता था और गुनहगारों को सजा देता था, पूरी सुनवाई होती थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई अब तो हाथों हाथ ही होगा, ताबड़तोड़ होगा, अब कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं, हम ही मालिक, हम राजा बन गए, राजा। और हम जो आदेश करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र अब खाली किताबों में रह गया है। इसी तरह से ये तमाम गुंडागर्दी, संविधान के विरुद्ध काम, न्याय के विरुद्ध काम, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आंखों देखा कानों सुना झूठा होता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब न्यायिक प्रणाली बनाई इस देश में, तब उन्होंने कहा भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, मगर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति का मानवीय स्वतंत्रता का अधिकार, जन्म सिद्ध आजादी का अधिकार, जन्म सिद्ध न्याय पाने का अधिकार, समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, ये गारंटी है संविधान के अंदर, गारंटी जो हर नागरिक के लिए। जाति नहीं लिखी उसमें, धर्म नहीं लिखा उसमें।
वर्ग नहीं लिखा उसमें, भाषा नहीं लिखी। इसी तरह आज एक माहौल बना दिया है उन्होंने। एक तरफ तो ये सब चल रही है गुंडागर्दी, कोर्ट कचहरी न्यायालय, कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ उनके कुछ लोग उन्होंने छोड़ दिए एजेंट टाइप के। अब वो कह रहे हैं कि जी बस मंत्री संतरी प्रधानमंत्री व पढ़े लिखे लोग बनने चाहिए। ये जो बाबा साहब ने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो सेट किया है, डेमोक्रेसी में और तानाशाही में ये फर्क होता है। तानाशाही कोई एक व्यक्ति चलाता है, जैसा फैसला ले लेता है वो मान्य होता है, चाहे वो मूर्ख हो पढ़ा लिखा हो, जैसा मर्जी हो। वो फिर उसके हाथ में आ गई ताकत, उसको मिसयूज करता है ताकत को और जनता पे अत्याचार करता है और अपनी मर्जी के वो फैसले थोपता है, फिर चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो दिल्ली का भी एक ऐसा राजा आ गया है, दिल्ली सरकार का, और वो चिल्ला रहा विधानसभा से लेके हर जगह, पढ़े लिखे पढ़े लिखे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होने चाहिए, मंत्री होने चाहिए। तो भाई लोकतंत्र की क्या जरूरत है? फिर एग्जाम करवा लो, फिर चुनाव की क्या जरूरत है? फिर एग्जाम का सिस्टम रख दो, जो ज्यादा पढ़ा लिखा एग्जाम देगा, पास होएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। फिर जरूरत क्या है इस डेमोक्रेसी की, इस वोट डालने की, इस तमाम राजनीति करने की? समाज सेवा से आए हुए लोगों को, राजनीति में आने वाले लोगों को, जिनके पास कार्यक्रम है जनता के लिए, जनता की लड़ाई लड़ी है, उनका संघर्ष करे हैं, तो फिर जरूरत क्या है उन सब की? सिरे पे एग्जाम करवाओ, पेपर करवाओ, और एग्जाम पास जो कर लेगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? मंत्री बन जाएंगे, मंत्रियों का एग्जाम कराओ। और वो ये कह रहा है कि वो महामूर्ख, पढ़ा लिखा महामूर्ख, ये कह रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी है बाबा साहब ने जो बनाई है, इस डेमोक्रेसी में तो अनपढ़ों का कोई काम ही नहीं है। और बाबा साहब कह के गए किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। और दिल्ली का महामूर्ख पढ़ा लिखा आदमी चिल्ला रहा है विधानसभा में कि एक पढ़ा लिखा हो, बाकियों की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने कैबिनेट बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट से लेके केंद्र सरकार की तमाम जो सरकारें हैं उनकी कैबिनेट होती है, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे मंत्री होते हैं उसमें। और उसमें प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री प्रस्ताव रखता है तो सब लोग चर्चा करके तब उसको पास करते हैं। सामूहिक रूप से फैसला लेने वाले व्यवस्था को जनतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, चाहे वो पढ़ा हो अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए कि नहीं लिए गए। अब इस देश में पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, और उसके बाद से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, और अपने तमाम जितने प्रधानमंत्री टॉप के पढ़े लिखे, मनमोहन सिंह जी, तमाम। मगर आज देश भूखा क्यों है? सारे पढ़े लिखे थे ना, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, देखो नेट पे चेक करो सबकी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो इतने बड़े विद्वान थे, मगर इस देश को बेचने की नीतियां वही विद्वान लेके आया था। इस देश को बेचने की नीतियां, निजीकरण, इस देश के जो SC ST के अधिकारों को खाने वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस देश का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान प्रधानमंत्री इस देश के अंदर, उसी ने इस देश को बर्बाद किया ना, हमारे अधिकार खत्म करे ना। सारे संस्थान बिकवा दिए, और जो हमारा उसमें रिजर्वेशन था, पक्की नौकरियां थी, जब लाला के पास चले जाएंगे उस संस्थान, तो हमारे खत्म, रिजर्वेशन खत्म, नौकरियां खत्म, हमारी तरक्की के रास्ते खत्म, शैक्षणिक संस्थाएं बेच दी, वो खत्म। तो पंडित नेहरू जी से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे, वो तमाम बड़े विद्वान, ऑक्सफोर्ड, विदेशों से पढ़े हुए। मगर SC ST के इस देश में आज भी अछूत क्यों है भाई?
आज भी उनके 90% 80% आबादी अनपढ़ या ड्रॉप आउट या कम पढ़े लिखे क्यों है भाई? आज भी वो अभी उन्हीं परंपरागत पेशों में क्यों है, जिन पेशों में 26 जनवरी 1950 से बाबा साहब ने कहा कि वो परंपरागत थोपे हुए पेशों से इनको निकालना है, पढ़ाई करवा के इनको अच्छे अच्छे रोजगार करवा करके इनको आर्थिक स्थिति शैक्षणिक स्थिति ठीक करके इनको उन परंपरागत पेशों से दूर करना है। तो आज भी जातिगत लोग आज भी गटर में क्यों मर रहे हैं भाई, काम करते हुए गंदगी का? क्या इन पढ़े लिखे लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? इनका जरा भी दिमाग नहीं चला? इनकी डिग्रियां जरा भी उन्होंने काम पे नहीं आई? ये लोग मिले हुए हैं, ये आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को ही वोट का अधिकार दो। इस देश के 90% लोगों को वोट के अधिकार से आउट करना है इनको, पढ़ाई लिखाई के नाम पर। 12वीं पास वोटर कर दो या बीए पास वोटर कर दो कि जो बीए पास होगा वही वो वोट का अधिकार देगा, वो उसको वोट का अधिकार होगा और किसी को नहीं होगा। तो बीए पास कितने लोग हैं भाई आपके? और बाकी जो बीए पास नहीं है या उससे कम है वो कहां जाएंगे? एमए पास चुनाव लड़ेगा तो बाकी चुनाव लड़ने का अधिकार सब आउट हो गए, सब खत्म हो गए। एमए पास या पीएचडी करा हुआ वही आदमी हुआ प्रधानमंत्री और मंत्री बनेगा, तो बाकी कहां जाएंगे भाई? तो जो बहुमत, जो इतने सारे लोग हैं इस देश के अंदर, जो बहुत ऐसे लोग हैं कि जो उसमें समाज सेवा करते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, दिन रात उनके लिए काम करते हैं, और उनकी एक पूरी राजनीतिक दल होता है जो आपस में फैसले करके, सामूहिक फैसले लेकर के, और तब एक तो चेहरा होता है, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई प्रेसिडेंट हो किसी संस्था का, पॉलिटिकल पार्टी का, वो तो एक चेहरा होता है। बाकी तो कैबिनेट या उसके जो वर्किंग कमेटी है वो काम करती है। और भारत की जो व्यवस्था है दो तरह से चलती है, एक पॉलिटिकल लोग जो वोट के माध्यम से चुन के वहां आते हैं, जो जनता का सीधा डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करते हैं, एक वो, और एक जो अपने पढ़ाई लिखाई करके यूपीएससी के माध्यम से जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो इलेक्ट होते हैं, जिनका काम है प्रशासनिक व्यवस्था में लिखने पढ़ने का तमाम काम करना। एक वो उस तरह की से ये दो तरह की सिस्टम चलता है सामूहिक रूप से तमाम। और ये हजरत कह रहे हैं, ये पढ़े लिखे महामूर्ख प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री सिर्फ पढ़े लिखे नाम पर गधे बिठा दो, देश को बेचने वाले भ्रष्टाचारी कुकर्मी बिठा दो। भाई मेरा सवाल ये है कि मेरे SC ST के लोग आज तक वो भूमिहीन क्यों हैं इस देश में? उनके पास एग्रीकल्चर की भूमि या घर की भूमि क्यों नहीं है भाई? घर क्यों नहीं है उनके पास? वो बेकार क्यों है? उनका फंड क्यों नहीं मिला उनको? उनका हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली? इतने पढ़े लिखे विद्वान लोग थे आज तक इस देश में। क्यों तुमने इस देश में निजीकरण लाए, ठेकेदारी लेकर के आए? वो पढ़े लिखे ही लाए थे ना, वो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे के नाम पे सिर्फ डिग्री वाले। और एक पढ़ा लिखा दिल्ली में जो सवाल उठा रहा है, मैं उससे ही पूछता हूं कि पिछले 10 साल के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री होकर के SC ST के लिए कितनी विशेष योजनाएं लेकर के आया? उनके रोजगार की, उनके शिक्षा की, उनके बजट की, उनको स्किल्ड की, उनके व्यवसाय की, उनको शैक्षणिक आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए स्पेशल कौन सी वो लेकर के आया नीतियां SC ST की? एक तो हमारे लोग बिल्कुल सोचते ही नहीं है, दिमाग नहीं सोचते भाई। हम SC ST के लोग इस देश के अंदर आम नागरिक नहीं है, हम सामान्य नागरिक नहीं है इस देश के, हम इस देश के विशेष नागरिक हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक हमें विशेष नागरिक का, SC ST के विशेष होने का, विशेष नागरिक का दर्जा हमें देके गए। और विशेष नागरिक होने की वजह से भारत के महान संविधान में बाबा साहब ने हमारे लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया है, जो इनके आंखों में कड़कता है, जो सबसे तकलीफ की वजह है। अब हमारे वोट छीन लो भाई, हमें राजनीति के अधिकार छीन लो, हमारी पढ़ाई लिखाई का लेवल लगा दो, और जो 90% आबादी हमारी BA पास से कम है उनको वो वोट के अधिकार से ही दूर कर दो।
और हमारे ही लोग उस बात का समर्थन कर रहे हैं। हमारे अपने लोग, SC ST के लोग जो खुद कम पढ़े लिखे हैं, बेपढ़े हैं, वो खुद उस बात का समर्थन कर रहे हैं। उनको जरा भी दिमाग में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, इनको पता है जो नई जो शिक्षा नीति लेकर के आए, ये भी आप सुन लो कि भाई ये नई शिक्षा नीति पे इन्होंने आपके पढ़ने के ऊपर समझ लो एक तरह से प्रतिबंधी लगा दिया है। आपको पता, नर्सरी अब आपको 5 साल की होगी, 6 साल की। जब आप अभी 5 साल का आदमी होता, बच्चा होता था, वो पहली में जाता था। अब 10 साल का बच्चा जब होएगा तब वो पहली में जाएगा। अब वो 10 साल का बच्चा पहली में जाएगा तो 10वीं पास कब करेगा? वो 20 साल की उम्र में 10वीं पास करेगा। जो कि 20 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट भी हो जाता था और 18 साल में ग्रेजुएट होकर के आगे की पढ़ाई कर लेता था। चलो, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं कर रहे। इनकी पॉलिसी है, इनकी वो नहीं देख रहे हैं। ये तुम्हें मंदिर दिखा रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं, मस्जिद दिखा रहे हैं, ये मुसलमान दिखा रहे हैं, फलाने दिखा रहे हैं, और तुम बड़े खुश हो रहे हो। भाई मैं SC ST का आदमी हूं, मुझे मेरे लिए क्या किया इन लोगों ने? मेरा सवाल ये होना चाहिए ना इन सरकारों से, इन नेताओं से, इन पार्टियों के नेताओं से, कि मेरे लोगों के लिए क्या किया? SC ST के लिए तुमने कौन से विशेष काम करे? वो मंदिर बना रहे हो क्या कटोरा लेके भीख मांगने के लिए बना रहे हो? मैं बेपड़ा रहूंगा, पैसे, मैं बेरोजगार रहूंगा तो मैं वहां जाके क्या करूंगा? वहां तो कटोरा प्रसाद लेके ही रोटी खाऊंगा। लंगर खा के अपने भूख मिटाने के लिए वो बना रहे हो वहां पे मंदिर, मुझे बार बार दिखा रहे हो मंदिर बना रहे हो, और हमारे लोग बड़े बड़े उछल रहे हैं, बड़े कुछ हो रहे हैं। 60,000 स्कूल पिछले 8 साल में, 9 साल में बंद हुए देश में। सरकारी स्कूल 60,000 से ज्यादा। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। कहां पढ़ोगे? मंदिरों में पढ़ोगे, जहां तुम्हें घुसने भी नहीं देंगे। तुम्हारे अधिकार खत्म होते ही तुम्हें घुसने भी नहीं देंगे वहां पर। वहां पढ़ोगे जाके? कहां पढ़ोगे? स्कूल नहीं मांगोगे, अपना अधिकार नहीं मांगोगे। एक आदमी आपके अधिकार पे सीधा हमला कर रहा है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और तुम कुछ नहीं कह रहे हो। मैं देख रहा हूं 8वीं फेल, 7वीं फेल, 10वीं फेल, वो समर्थन कर रहे हैं उसके आदमी का, क्यों कह रहा पढ़ा लिखा। अबे कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? बाबा साहब से पढ़ा लिखा दुनिया में कोई था? अगर बाबा साहब को लगता कि कितना पढ़ा लिखा आदमी प्रधानमंत्री होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, कितना पढ़ा लिखा मंत्री होना चाहिए, तो क्या वो लिख के नहीं जाते क्या? क्योंकि उनको पता था कि सदियों से जो एजुकेशन शिक्षा है वो इन्हीं के अधिकार में, इन्हीं के कब्जे में है। जो इनकी सरस्वती माता है वो इन्हीं के कब्जे में, इन्हीं को दे रही है शिक्षा 5000 साल से। और उन्होंने जब हमें 26 जनवरी 1950 का शिक्षा का अधिकार दिया तो उनको पता था कि और अगले 50 साल जाकर के, तब जाकर के मेरे लोग पढ़ने, तब वो आएंगे, उनके बहुमत रूप से पढ़ने की स्थिति में आ पाएंगे। उनको पता था, इसीलिए वो लगा के नहीं गए शिक्षा का, क्योंकि अपने लोगों को आउट थोड़ी करना था पिक्चर से। ये तो पहले ही कह रहे थे, बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिया तो ये तभी चिल्ला रहे थे, विरोध कर रहे थे बाबा साहब का, कि वोट का अधिकार पढ़े लिखे आदमी को मिलना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ तो महामूर्ख है, उसको तमीज ही नहीं है कि वोट किसको देना है, उसको अकल ही नहीं है। खुद गाली सुन रहे हो भाई तुम। ये कह रहा है कि अनपढ़ तो बेकार है, अनपढ़ों को छोड़ो, पढ़े लिखे को छोड़ो और अनपढ़ों को गुलाम बना दो, कम पढ़े लिखों को, बेपढ़ों को। मुझे ये कहना था भाई, मैं देख रहा हूं, मैं अपने बिजी था, अपने काम बहुत सारे हैं। वाल्मीकि पाठशाला का बहुत भारी काम फैल गया है, बहुत पूरे देश दुनिया से कहां से फोन आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अब उसको मैनेज करना है, उसको ठीक से अभी तमाम चीजें व्यवस्था देखनी पड़ रही है। मैं व्यवस्था थी 2-3 दिन। वाल्मीकि टाइगर्स की जो क्रिकेट टीम की कल भी मीटिंग हुई है, उसकी भी अब ट्रायल आ रहे हैं, उसको भी देखना है। युवक युवती, वाल्मीकि युवक युवती परिचय सम्मेलन भी हर महीने आता है, उसकी भी तैयारी करनी होती है। हमने भारतीय वाल्मीकि कला मंच बनाया है, अभी सिंगिंग के ऑडिशन चल रहे हैं, उसकी प्रतियोगिता, उसको भी देखना है। हम तो समाज को कह रहे हैं भाई अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आओ, लेकिन हमारे, जब मैं व्यस्त हूं तो जो हमारे लोग हैं पॉलिटिकल या सामाजिक, तो अपने अधिकारों के खिलाफ वो बोलने वाले का विरोध नहीं कर सकते क्या? वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। कितने लोग पढ़ाए? पहले हमें पढ़ाओ तो दो भाई, हमें पढ़ाओ, डिग्रियां दो, उसके बाद तुम करना जो करना है। तब हम खुद ही लगा देंगे बीए पास की, फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे पढ़े लिखे होंगे फिर तो।
और दूसरी बात मैं एक और आपसे कहना चाहता हूं कि भाई ये जो लोग अभी सत्ता में बैठे हैं, जो कह रहे हैं परमानेंट हमें ही सत्ता में रखो, लगातार हमें ही सरकार में बनाते रहो, प्रधानमंत्री मंत्री बनाते रहो, इन्हीं लोगों ने ये प्रचार चलाया था कि परमानेंट लोग जो होते हैं, सरकारी कर्मचारी परमानेंट, उन निकम्मे नाकारे हो जाते हैं, जो पक्का हो जाता है, और वो काम नहीं करते हैं, निकम्मे होते हैं। तो भाई ये क्यों बार बार वोट मांग करके परमानेंट ये मंत्री प्रधानमंत्री सरकार में रहना चाहते हैं, क्यों मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं? भाई जब परमानेंट लोग आपने कहा निकम्मे होते हैं, तो परमानेंट सरकारें भी तो निकम्मी हो जाती हैं। जिस सरकार को लग जाएगा नेता को मैं लगातार प्रधानमंत्री रहूंगा, जिसको लग जाएगा कि मैं परमानेंट हो गया हूं, जनता धड़ाधड़ चुने जा रही है, तो फिर तो वो भी तो निकम्मा हो गया ना। परमानेंट तो आदमी होना ही नहीं चाहिए किसी हालत में। तो इसलिए 5 साल रखो बस सरकार, मैं कह रहा हूं सिर्फ 5 साल, एक टर्म दो, नए नए लोगों को लाओ, नए नए नेताओं को लाओ, नई नई पार्टियों को लाओ। ये वोट का अधिकार है हमारे पास, बड़ी महाशक्ति है, बदल दो। केरला में देखो 5 साल ही रखते हैं, 5 साल ही, एक सर कोई भी हो 5 साल रखिए, 1 साल चलेगी। हिमाचल में देखो 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार। राजस्थान में भी इसी तरह होता है। इसी देश में बहुत सारे राज्यों में 5 साल रखते हैं, और परमानेंट के लिए तुम मना करते हो, हमें ठेके पे करके तुम परमानेंट सरकार मांग रहे हो। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हमें तुम ठेके पे करके ठेकेदारी में मरवा रहे हो 5-5, 10 हजार रुपए में, और तुम कह रहे हो कि परमानेंट हमारी सरकार चलवाओ। ये दोहरा नीति कैसे चलेगी भाई? हम तुम्हें परमानेंट सरकार जब देंगे, पहले हमारे 35 लाख लोगों को भारत में जो 20-20 साल से कच्चे ठेके पे काम कर रहे हैं, पहले उनको पक्का कर दो भाई फटाफट। अगर अक्टूबर 2023 तक पक्के नहीं करे 35 लाख लोग जो ठेके में हमारे बेचारे कच्चे कमजोर मर रहे हैं, तकलीफ में हैं, जिनका शोषण हो रहा है, तो भैया फिर जो आने वाला 2024 का चुनाव है, तो भैया हम 15 करोड़ लोग तो तुम्हें नहीं देंगे वोट किसी हालत में। हम तो इस पक्ष में है कि नया आदमी आना चाहिए, कोई नया नेता जो नई नई बात कर रहा है, क्या कुछ करना चाहता है, जिससे हो सकता है हमें भी हमारे अधिकार प्रोटेक्ट हो जाए, संविधान बच जाए, हमारी नौकरियां पक्की हो जाएं, हमारे जमीन मिल जाए खेती की, हमें घरों के जमीनें मिल जाए, हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाए, हमारे लिए स्पेशल स्कूल खुले जो संविधान में है, हमें स्किल डेवलपमेंट और हमारी लाइब्रेरियां हमारे इलाकों में खुलें, हमारा जो बजट का हिस्सा हर साल आता है वो हमारे इलाकों में जाके हमारे बेरोजगारों को मिलकर के उनको छोटे छोटे व्यवसाय बनाए जाएं। स्पेशल हमारे लिए वो पॉलिसीज आए, और वो तब आएंगी कि जब आप विद्रोह करोगे। ध्यान रखना, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। सोते रहना तो माँ भी कहती है, काम में लगी रहती है, भाई सो रहा है चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो रोने लगता है ना, तो सारे काम छोड़ करके भागती है, बच्चे के पास उठाती है गोद में, हाँ कि भैया अब मत रो, क्या बता क्या चाहिए, दूध दिया दूध पिलाएगी, रोटी चाहिए रोटी खिलाएगी, ठीक है। वो उसको जो तकलीफ होती है उसको फिर करके चुप कराती है। तो तुम रो ही नहीं रहे, बिना रोए दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। बाबा साहब भी कह रहे होंगे, यार मैंने किनको वोट का अधिकार दे दिया, ये तो कह रहे हैं दे दो भाई दे दो। देखो भाई, मैं बार बार कहता हूं, हम समझा रहे हैं आपको, समझ जाओ। कोई हमारा मामा थोड़ी लग रहा है कि बार बार प्रधानमंत्री बनवा देंगे, मंत्री बनवा देंगे। ये मामे लग रहे हैं हमारे। नए नए लोग लाओ यार, नए नए लोग लाओ, खुद भी बनो, नए नए लेकर के आओ प्रधानमंत्री मंत्री, नए नए बिल्कुल बढ़िया यंग छोकरे, जिनमें कुछ कर गुजरने, कुछ काम करने की वो हो, जिनको देख लिया पिटे पिटाए। ये दिल्ली का, ये जो केजरीवाल है, ये जो पढ़ा लिखा मूर्ख ये जो बोल रहा है डेमोक्रेसी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, आपको पता है इसने हमारे 44 लोग कोरोना में मरे, हमारे डेथ हुई, शहीद हुए, उनको 1-1 करोड़ नहीं दिया। और जो अपर कास्ट के लोग मरे, पुलिस वाले, कुछ उनके घर में जाकर के 1 करोड़ रुपए दिए इसने। ये सिविल सोसाइटी के लोग भयानक जातिवादी हैं, जातिवादी, घोर जातिवादी। इसने कहा था ना नेहरू प्लेस में, वहां पर मार्केट में, कि मैं तो बढ़िया हूं, जाति बताइए अपनी जाति, बढ़िया हूं। ये जातिवादी हैं, घोर जात, पढ़े लिखे सिविल सोसाइटी के महाजातिवादी लोग। एक इनका उप मुख्यमंत्री जेल में बैठा है। जब पिछले साल जेल का कुछ नोटिस आया था, तो कह रहा मैं तो राजपूत हूं। अपनी जातियां बता रहे हैं पढ़े लिखे लोग, और ये कह रहे हैं पढ़े लिखे लाओ।
अरे ऐसे पढ़े लिखे जातिवादी लोगों को लाने से अच्छा है किसी अनपढ़ को बिठा दें जो जनता के बीच में काम करता है, जनता के संघर्षों के लिए लड़ाई लड़ता है, जो जनता के साथ बैठ करके सामूहिक रूप से डेमोक्रेसी क्रेटिक तरीके से काम करता है, जो जातिवाद नहीं करता, नफरत नहीं करता लोगों से। ऐसा आदमी ठीक है। ऐसा पढ़ा लिखा क्या कि जो भयानक जातिवादी हो, जात बता रहे हो, अपनी जात दिखा रहे हो अपनी मीडिया में, और कह रहे हो पढ़े लिखे लाओ ऐसे जातिवादी। और ऐसे ऐसे लोग लेकर के आए कि जिन्होंने हमें पक्की नौकरी से ठेकेदारी में ला दिया, देश को बेचने की नीतियां बना दी। ऐसे पढ़े लिखे नहीं चाहिए भाई, हमें देश बेचने वाले पढ़े लिखे नहीं चाहिए। किसी की फर्जी डिग्री हो सकती है, बिल्कुल मान सकते हैं, कोर्ट में जाओ, न्यायिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपको हक है, जाओ, बिल्कुल उसको बताना पड़ेगा कि फर्जी डिग्री है भैया, असली है नकली है, प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। लेकिन उसकी डिग्री की आड़ में आप हमारे 90% लोगों के अधिकार पे, वोटिंग राइट पे, पॉलिटिकल राइट पे अटैक करोगे, भाई हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी हालत में। हाँ, जिनको इन पार्टियों से टिकट चाहिए, विधायक बनना, कुछ बनना, तुम लगे रहो भाई, तुम्हें हम कुछ नहीं कह रहे, मगर हमें कुछ नहीं बनना। हमें तो अपने लोगों के अधिकार बचाने हैं, और हम बचाएंगे, सामने खड़े होकर बचाएंगे, डट के बचाएंगे। तो साथियों, मेरी बातों पे गौर करना। बार बार कहता हूं, मानना ना मानना तुम्हारा काम है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, बिल्कुल मत मानना। लेकिन जब गुलाम बनोगे ना तो मेरी बातें याद आएंगी, क्योंकि मैं भी एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगा। क्योंकि एक उम्र होती है ना, शरीर तो मिलना है मिट्टी में, सबका शरीर मिलना है मिट्टी में। कुछ लोग अमर होके आए, शायद वो मिट्टी में नहीं मिलेंगे, मगर सबको ही मिलना है मिट्टी में। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।